जय हिंद। मैं इनामुल हसन स्वागत करता हूं फिर से पॉलिटी मंत्रा में आपका। आज हम पिछले वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उन पे डिस्कस करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। पीछे हमने संविधान के विकास में, संविधान बनने में, संविधान के प्रावधान में भारतीय समाज का, यानी कि जो हमारे भारतीय दर्शन है, भारतीय विचार कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति कह सकते हैं, उनके जो बातें हैं, उनके अंदर जो प्रशासनिक पद्धति, जो उसमें हमारे भारतीय समाज के अंदर जो प्रशासन को चलाने के लिए जो सारे कोई न कोई नियम कायदे थे, क्या वो हमारे आज जो हम आधुनिक युग की बात करते हैं कि भारत के आधुनिक के समय में जो संविधान है, वर्तमान में संविधान है, उनमें क्या वो चीज देखने को मिलता है? इन पे हमने काफी विस्तार से बात किया था। और फिर आज की जहां तक सवाल है, आज हम जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में जो है, आपको बुक में भी पढ़ने को मिलता है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिश जब तक हमारे देश में रहा और वो उनके संसद द्वारा जो भी कानून हमारे देश में लाया गया, यानी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को, यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के लोगों को शासित करने के लिए या प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कह सकते हैं सो कॉल्ड, उनके नज़र में तो वो जो कानून लाए, जो नियम लाए, उन नियम को हम अक्सर बुक में पढ़ते हैं कि और ये हमारे जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिश ने जो हमारे संविधान जो नियम लाया उनका हम एज इट इज मीन्स क्या वो नियम भी हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा हम कई और संविधान के प्रावधान, जैसे कि यूएसए का, पिछले वीडियो में भी हमने दिया था, चर्चा किया था यूएसए का संविधान का, यूके का संविधान का, फिर कनाडा का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, बहुत सारे प्रावधान जो है इनमें देखने को मिलता है। आज जो हमारा कंसर्न है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान सभा को अगर हमारे दर्शन, हमारे जो समाज के जो अंदर वो चीज थी, उस रूप में अगर याद नहीं आया कि हम उनको अपने संविधान में लाए, या ये कह सकते कि इंस्टेंटली हमारे पास दूसरे देशों के संविधान थे। कहा जाता है कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो वहां पर वो चीज जो मिला, जो हमें जरूरी था, उनको हमने अपनाया, वो प्रावधान हम अपने संविधान में उनको लाया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमने दूसरे के तो चीजें को लाया, भले हम इस चीज को थोड़ा ये पीछे छोड़ के चले कि हमारे जो बातें थी, जो हमने पिछले भी लेक्चर में क्या कहते हैं चर्चा किया था। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि आपको अवश्य ही पिछला लेक्चर देखना चाहिए, जो मैंने इससे पहले जो जिस पे बातें किए थे उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए आपको, फिर उसके बाद इन पे ये लेक्चर को आपको देखना चाहिए। अगर आप उन लेक्चर का जो मैंने पीछे बना, उनका वीडियो के जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, या आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने उसको एक तरह से एपिसोड 1, 2 या सीरियल 1 या ये कहते हैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज के थ्रू हमने आसानी के लिए दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 7 देशों के संविधान का अध्ययन तो जरूर किए, और उनमें से जो चीज हमारे समाज के लिए चाहिए वो चीज उनको लिए। आलोचक का तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो लोग जो बोलते हैं कि क्या हमारे संविधान उद्धार का संविधान है, हमारे संविधान दूसरे देशों के कार्बन कॉपी का संविधान है, तो हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि हमारे संविधान सभा को अगर ये होता कॉपी पेस्ट ही करना था, तो क्यों नहीं वो उनके चीजों को एक ही में से उठा करके डाल लेते हैं।
चाहे हमारे पास उसका जो उस समय वर्तमान में जो ब्रिटेन के संसद का, ब्रिटेन के जो चीजें थी उनको हमारे सामने थे, हमारे जो संविधान सभा है वो बहुत दिनों से उसको फेस कर रहे थे, उससे रूबरू हो गए थे, तो ऐसा कर सकते थे। लेकिन उनको, वे जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने सारे देशों की जो उस समय जो, जैसे कि आज हम कहते हैं कि इंडिया का संविधान, साउथ अफ्रीका संविधान, या यूएसए का, या कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया, ये सब संविधान, या जापान के, सबको हम एक तरह से नामी संविधान समझते हैं। एक तरह से ये टॉप मोस्ट है, एक तरह से एक जनता के हित की बात करने वाले हैं, यानी जन कल्याणकारी है। तो ऐसे में जो है हमारे पास भी उस समय था जो अननोन थे, तो ये 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया, और उनके अध्ययन करने के बाद उनमें जो चीजें हमारे लिए जरूरी समझा, यानी भारतीय समाज के लिए, भारत में क्या कहते वो चीज को लाने के लिए जो जरूरी समझा, उनमें उनको एज इट इज भी तब भी नहीं लिए, उनमें से जो कुछ चीजों को संशोधन किया, तब हमारे संविधान में उस चीज को लिए। तो हम कह सकते हैं कि कोई हमारा संविधान जो है उद्धार नहीं या कार्बन कॉपी नहीं है, बल्कि सोची समझी, यानी कि उस पर जो जरूरी लगा उसको अपनाया और उसमें भी संशोधन किया, और फिर जाकर के भारतीय संविधान में उस चीज को जो है ऐड किया गया। तो ये बात तो मैं थोड़ा सा कल के बारे में जो और बचा तो उसको डिस्कस। अब ऐसे में जब हम आज के टॉपिक की बात करते, जो आपने ऊपर पढ़ा है कि भारतीय संविधान के विकास में ब्रिटिश संसद का क्या प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में लंबी सीरीज चलने वाली है। ऑब्वियसली एक लेक्चर में तो कंप्लीट होंगे नहीं, देखते हैं कितने में होता है। तो हम आज जो शुरू करेंगे कि हमारे जो संविधान में जो है ब्रिटिश द्वारा जो नियम कानून का जो अधिनियम, जो क्या कहते हैं एक्ट, वो अपने समय में जब भारत पर ब्रिटिश संसद का हुकूमत है कह सकते हैं, उस समय वो जब लाए, तो हमने उनके चीजों को, कौन कौन सी चीजें को या कौन कौन से एक्ट को हमने अपने संविधान में उसका क्या कहते हैं प्रावधानों को हमने यूज किया, और फिर इनको हम क्या कहते हैं एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान पर के जो विकास हुआ, विकास में हम ब्रिटिश के संविधान से या ब्रिटिश संसद द्वारा लाए गए चीजें को कैसे ऐड करते गए, और कौन कौन सी चीजें हमने, और कौन कौन से चीजें हमने ऐड किया, साथ ही कब कब उनके, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे चीजें लाए, बहुत सारे एक्ट लाए इंडिया के अंदर, लेकिन क्या हमारे लिए सारे के सारे हमारे संविधान में उसकी जरूरत पड़ा, उन सब चीजों पे बात करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं आज के जो लेक्चर है, भारतीय संविधान का विकास, और फिर इनके विकास में जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्रिटिश संसद का प्रभाव, ब्रिटिश संसद का प्रभाव, संसद के, क्योंकि कानून जो भी एक्ट जो भी लाए वो संसद के द्वारा ही पारित होकर के आया था, तो ऑब्वियसली उसी का प्रभाव हो सकता है। तो ब्रिटिश संसद का प्रभाव शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या कुछ पल से कर रहे हैं, या आपने अगर पिछले क्लास को मीन्स क्या पीछे आपने जो क्लास किए हैं, आपने जो पास किया, इसलिए मैं ये एक हमारे अंदर जहन में एक बात मैं ये लेके चल रहा हूँ आप लोगों की इजाज़त से कि आप एज ग्रेजुएट तो जरूर होंगे, तो आप जब 11th 12th में कुछ न कुछ इतिहास पढ़े होंगे, कुछ न कुछ राजनीति शास्त्र पढ़े होंगे, फिर उसके बाद जो है और अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपने इतिहास में एक चीज जो है लंबे समय तक आप पढ़े, ब्रिटिश का हमारे अंदर उपनिवेशिक था। सॉरी एक सेकेंड, कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के जो महारानी थे एलिजाबेथ प्रथम, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने एक चार्टर्ड कह सकते हैं हम, या इजाज़तनामा, चार्टर्ड वैसे पढ़ने को मिलता है के द्वारा, या इजाज़तनामा दिया, या उसको क्या कहते हैं ब्रिटिश कंपनी
जो से आप इतिहास में कई बार पढ़े, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को इन्होंने जो है एकाधिकार दिया। मीन्स क्या, एकाधिकार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया कि आप जो है क्या कहते हैं, पूरब में, यानी हम कह सकते हैं कि पूरब में, पूरब के हम नॉर्थ ईस्ट एशिया, उत्तर पूर्व एशिया में हम बात कर सकते हैं। उत्तर पूर्व एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, जिसमें भारत भी कह सकते हैं। भारत बहुत ही बड़ा प्लेस जगह था, खासकर भारत के अंदर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में भारत के अंदर जो है आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार, एकाधिकार मिला किस चीज के लिए, व्यापार करने का। किसको मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, लगभग में 20 या 24 लोगों की जो है शेयर होल्डर, जो वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके शेयर होल्डर से कंपनी शुरू हुई थी। और इस कंपनी को एकाधिकार दिया कहाँ पे, भारत में जो है नॉर्थ ईस्ट एशिया कह सकते हैं या भारत कह सकते हैं, भारत में इसको व्यापार करने के लिए। यानी कि ब्रिटेन से अब कोई दूसरी कंपनी उधर भारत के अंदर, हम अगर भारत को रखे एक जगह रूप में, भारत को लेके चले हम, भारत में दूसरी कंपनी कोई भी जा करके व्यापार नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ आगे, ये कंपनी भारत आई, भारत में अपना व्यापार शुरू की। 1600 ईस्वी में बनी थी और उस समय भी आ गई थी और अपना व्यापार शुरू की। आपको इससे पहले भी मालूम थोड़ा बहुत बातें होनी चाहिए कि 1498 के करीब ही यूरोपियन जो है भारत के जो आने के जो रास्ते थे वो जान गए थे। फिर तो जब वो यहाँ से चीज़ें ले करके बाजार में, वहाँ के यूरोप के बाजार में गए तो उसको काफ़ी मुनाफा हुआ और इसके वजह से वहाँ यूरोप के बहुत सारे देश के जो व्यापारी थे भारत में व्यापार करना चाहते थे। लेकिन महारानी एलिजाबेथ, और हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी को एकाधिकार मिला था और बाकी यूरोपियन देश को तो ऐसा नहीं था कि वो उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में कई सारे देश के कंपनी जो है अपना व्यापार कर रही थी। इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई और धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार शुरू की, यहाँ से चीज़ें लेकर के फिर क्या कहते हैं ब्रिटेन के बाजार में ले जाकर के बेचते। इसका जो अगर कंपनी है और चीज़ें को व्यापारी कंपनी है तो इसमें ऑब्वियसली इसका तो मेन उद्देश्य होता है, और खास करके निजी कंपनी है तो उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और जब वहाँ पर बहुत सारी कंपनी, यानी मीन्स की भारत में बहुत सारी कंपनी रन कर रही थी, तो ऐसे में लाभ अर्जित करना एक इन सब के बीच में प्रतिस्पर्धा था, यानी कि कंपटीशन हो गया कि यहाँ से चीज़ें को कौन ऐसे जो ज़्यादा से ज़्यादा भाव में खरीदेंगे, इस तरह के कंपटीशन आ गया कि हम ज़्यादा भाव में खरीदेंगे, हम ज़्यादा भाव में खरीदेंगे। अब सवाल होता है कि कोई कंपनी यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा भाव में खरीदे, लोकल लैंग्वेज रेट पे खरीदे, दाम पे खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा भाव में अगर खरीदे तो फिर वहाँ पर जो ले जा करके अपने यहाँ अगर उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है उसलिए घटेगा। और जब हम देखते हैं कि भारत से ले क्या जा रहे थे, तो आप अगर थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ से जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कोई हम यहाँ पर ये न देखें कि आज की तरह चीज़ें प्रोडक्ट कंपनी में बन रही है दूसरी कंपनी में, या अपनी कंपनी बना करके प्रोडक्ट बना रही है वो ले जा रही थी। नहीं, यहाँ से जो कच्चे रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं, या जो फूड के आइटम है जैसे मसाले हो गए, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद नील हो गए, फिर क्या कहते हैं सोडा जिसको हम बारूद कहते हैं वो हो गए, ये सब चीज़ें ले जाया करते थे और वहाँ पे बेचते थे। तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पाद जो है, इसका एक समय होता है इंडिया में खास करके, तो ये सीजनेबल है, पूरे साल तो मिलेगा नहीं।
तो कंपनी चाहती थी कि हाँ अच्छा चीजें जो आजकल भी अगर आप देखें तो चीजें जब आपको सीजन के जब उस चीज का प्रोडक्ट का सीजन होगा, उस प्रोडक्ट के जो मौसम होंगे जिस समय वो उत्पाद होता है, उस समय वो चीजें उसके दाम जो होते हैं उसके कॉस्ट कम हो जाते हैं। तो कंपनी जो है कम कॉस्ट पे हमेशा चाहते थे कि खरीदें। तो ऐसे में अब हम डायरेक्ट बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही चाहा कि हम चीज़ों को पहले खरीद लें, यानी कि जब क्या कहते हैं उसका प्रोडक्ट उत्पाद हो उसी समय खरीद लें, और फिर हम उसको जो है गोदाम बना करके हम उसको जो है एक गोदाम गोदाम कह ले गोदाम 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 हम लोग गोदाम बोल सकते हैं, यानी कि वेयर हाउस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर हाउस, उसके अंतर्गत जो है वो चीज़ों को रखने लगे। आप हिस्ट्री की बुक में इसको फैक्ट्री बोल सकते हैं, पढ़ने को आपको मिलेगा फैक्ट्री, फैक्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगा इंग्लिश हिंदी में। तो वो चीज़ें को उस समय जब वो उत्पाद होता है उस समय वो सस्ते रेट पे कुछ मतलब तुलनात्मक रूप से कम रेट पे खरीदते और उसको अपने फैक्ट्री में उसको जमा करके रखते, मीन्स क्या गोदाम में। अब उसके लिए उसको गोदाम बनाना था, अब बनाना कहाँ था, किसी न किसी जो है राजा के क्षेत्र में बनाना था। तो उसके लिए राजा से उसको परमिशन चाहिए, अनुमति चाहिए। और जब वो कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा समय तक राजा उसको परमिशन दे दिया गया, लेकिन जब समय बढ़ता गया उसको जो डिमांड वहाँ से जब और ज़्यादा बढ़ा और समय के साथ साथ उसका डिमांड जब बढ़ा तो वो क्या किए चीज़ें और ज़्यादा खरीदने लगे। और फिर जब खरीदने लगे, और ऐसा भी आपको पढ़ने को मिलेगा, खैर ये सब चीज़ तो उतना मायने नहीं रखता, हम दूसरे हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें वो ज्यादा से ज्यादा अपने गोदाम में उत्पाद के समय ही वो रखना चाहते थे। और वो खुद भी आप पढ़ेंगे खुद भी अपना खेती करने लगे बट्टे पे लेकर के। तो वो जब उसमें जमा करते तो उसके लिए उसको दो चीज चाहिए। सबसे पहली चीज है कि उसकी रख रखाव के लिए उसको जो है जो गोदाम है उस पे उसके जो है रख रखाव में जो लेबर होता है, जो उसके ऑफिसर होंगे, या हम कह सकते हैं उसको रक्षा चाहिए, रख रखाव चाहिए, उसका रक्षा चाहिए। तो ये दोनों के लिए तो क्या कहते हैं लेबर चाहिए या ऑफिसर चाहिए, जो भी कह सकते हो। तो उनको फिर अब बात आ रही है कि इनके लिए फिर जो गोदाम उसने बनाया उस गोदाम को उसके अंदर सुरक्षित करने के लिए वो चाहते थे कि हम इसको किलाबंदी करें, घेरें। और फिर वो भी चाहते थे कि जो भी लेबर यानी जो भी मजदूर हो, और या हम कह सकते हैं जो भी इसके अंतर्गत उस तरह से कर्मचारी कह सकते हैं, कर्मचारी हो, उनको वो चाहते थे कि यहीं पर बसाए। और फिर उसके लिए वो कॉलोनी भी बनाना शुरू किए, कॉलोनी फैक्ट्री के आसपास वो कॉलोनी बनाना शुरू किए। ये पॉइंट जो है क्या कहते हैं, ये चीजें काफी हद तक बहुत सारे जो यहाँ के राजा थे जो जिसके भी क्षेत्र में बनाते इसमें उससे जो है तकरार होना शुरू हो गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि ये लोग रात के भी मतलब बिना वहाँ के राजा को इन्फॉर्म किए भी अपने गोदाम बनाए और चीज़ों को एक्सटेंड किए। ऑब्वियसली दोनों में तकरार हुई है, और जब तकरार कभी कभी ऐसा हुआ कि युद्ध का भी रूप ले लिया, और बहुत बार युद्ध हुआ, आप इतिहास की बुक में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद हम देखते हैं एक युद्ध जो है जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, 1764 का युद्ध। 1764 में जो है ब्रिटिश के जब इसी चीज को लेकर के एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में 1764 के युद्ध में जो है ब्रिटिश ने तीन शक्ति भारत के तीन मुख्य राजा को, जो मेन राजा थे, उनको जो है क्या कहते हैं पराजित कर दिया। और फिर उन तीनों से एक संधि किया। क्या संधि किया? उसका नाम इलाहाबाद संधि है, वो आपके लिए इतिहास की किताब में आप पढ़ेंगे। एक संधि किया क्या कि
आज आप अगर देखेंगे तो आपके जो है प्रशासन में दो तरह के प्रशासन होता है, एक होता है दीवानी के लिए और एक होता है जो है सिविल के, कह सकते हैं सिविल के मामले में। दीवानी जो है, दीवानी कह सकते हो उस समय, या हम कह सकते हैं राजस्व, राजस्व, राजस्व कह सकते हो, या कर जमा करना, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कर जमा करना। और दूसरी विभाग होता है कि जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए योजना बनाना, योजना बनाना, या यूं इसको आप कह सकते हैं कि लोगों के हित की रक्षा करना, लोगों की कल्याण के लिए, कल्याण के लिए खर्च करना। फिर हम कह सकते हैं कि राज्य की सुरक्षा, दो तरह की बातें होती है। एक में तो होता है कि कर को जमा करना, कर जमा करने के बाद जो है लोगों के जो राज्य होता है उस राज्य क्षेत्र पे क्या चाहिए, उनके सुरक्षा, उनके कल्याण की बात, जो नीति हो गया कल्याण के लिए, वो सब चीजें, यानी उसके जो है जीवन स्तर को उठाने के लिए वो सब नीतियां बनाना। तो यहाँ पर जो 1764 में जो बातें हुई क्या, कि ये जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने दीवानी मामले जो होते थे वो अपने हाथ में ले लिए और फौजदारी, इसको हम कह सकते हैं फौजदारी, पढ़ने को आपको इतिहास के बुक मिलेगा। ये जो इन सब चीजें जिसके अंतर्गत आते ये सारे वहां के प्रशासक जो राजा थे उनको दिया कि आप भाई ये सब चीजें देखें और हमारे अंदर ये सब चीजें आएगा। इसका मतलब होता है धन अर्जित करना, और इसका मतलब होता है, यानी ये हो गया एक तरह से आय, और ये सब चीजें जो होता है ये चीजें, इसको हम कह सकते हैं जो है व्यय। ये एक भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपनी पहली जो है क्या कहते हैं, अब कंपनी के रूप में नहीं, यानी व्यापारिक, सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में नहीं काम करने लगा, बल्कि अब जो है वो एक प्रशासक का भी जो हस्तक्षेप, प्रशासक के रूप में भी धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये है। अब यहाँ पर देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजस्व आ रहे हैं और फिर खर्च कर रहे हैं, वहां के राजा खर्च कर रहे हैं। ये बंदा, ये ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको तो प्रॉफिट से मतलब है, यानी ये चाहते ही है कि इनको कितना से कितना पैसे आए, कितना से कितना धन आए, और ये इंडिया में खास करके, जबकि वो वहां पर चीजें को खरीद करके वहां से सस्ते में ले जा करके वहां ब्रिटेन में बेचना था और वहां अर्जित करके वहां प्रॉपर्टीज बनाना था, लेकिन ये चीजें यहाँ पर जो अर्जित कर रहे थे इनको यहाँ खर्च नहीं करना था। इसीलिए ये एक तरह से यही से इसका तानाशाही शुरू हुआ और ये पैसे को अपने अंदर कैप्चर करते रहे, अपने अंदर जमा करते रहे, ब्रिटेन को भेजते रहे। जहां तक जो है कल्याण की बात आती है, लोगों की रक्षा की बात आती है, राजा और इनके जो कल्याण संबंधी जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंड हो गया। भाई अर्थ मिलेंगे, धन मिलेंगे, तभी तो कल्याण हम करेंगे। धन देंगे, इधर से धन मिलेगा इससे, तभी तो हम तुम्हारे क्या कहते हैं रक्षा करेंगे। ये ऐसी नौबत आ गई। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो उस तरह से धन तो छोड़ नहीं रहे थे। आप जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते तो जानते, उसने कहा था कि समाज की स्थिति कैसी होगी, उसके जो केंद्र में अर्थ होता है यानी धन होता है,
जिस तरह से आर्थिक स्थिति होगी उसी तरीका से सामाजिक स्थिति होगी और राजनीतिक स्थिति। अर्थ की स्थिति अच्छी है, सामाजिक जो है क्या कहते हैं व्यवस्था अच्छी बनेगी, और फिर राजनीतिक भी जो है थोड़ा सा खुले हुआ होगा। अगर अर्थ नहीं है तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी आप जानते हैं। तो यही बात हो गई, भारत के अंतर्गत ये लोग अर्थ पे कब्जा कर लिए, और जो जन कल्याण की बात करते हैं या जो क्या कहते हैं रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, वो सब सारी बातें इनको दे दिए, यहाँ के जो प्रशासक थे उनको दे दिए। अब यहाँ पर बातें क्या शुरू हो गई, जैसे ही अर्थ की बातें इनके हाथ में आया, यानी कर इकट्ठा करने की बातें जैसे ही इनके हाथ में आया, इनके जो कंपनी के जो अधिकारी थी वो निजी व्यापार भी करने लगे, और फिर भ्रष्टाचार उसके अंतर्गत इतना ज्यादा फैल गए कि वो यहाँ पर भी, इंडिया के अंदर भी और फिर ब्रिटेन के अंदर भी इतनी सारी धन दौलत अर्जित किए, इतनी सारी धन दौलत अर्जित किए कि ब्रिटेन जब भी ये जाते थे तो वहां पर इसको काम करना नहीं पड़ता था, और ऐसे घूमते थे तो लोग उसको नवाब के नाम से जानते थे। आप बोल रहे हो सर क्या आप लेक्चर दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको आगे की चीजें को समझने में मदद मिले। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन ध्यान समझे इसको। उसको नवाब कहा जाता था। अब बात करते हैं थोड़ा ब्रिटेन की। ब्रिटेन आज की तरह आज हमारे यहाँ भी संसद है और संसद के सदन है, यानी कि कह सकते हो लोक सभा और राज्य सभा, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स आम लोगों की सभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बुजुर्गों की सभा। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां के। तो आज भी अगर आप भारतीय संसद की बात करें, जहां पर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत पक्ष और फिर विपक्ष दोनों होते हैं, यानी सत्ता दल होते हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं वो दल भी होते हैं। ये बंदे विपक्ष के लोग ताक में रहते हैं कि पक्ष के कोई भी बंदा यानी सत्ता दल के किसी तरह उसके कुछ बुराई हाथ लगे और फिर हम उसको जनता के सामने लाएं कि हाँ ये जो है गलत काम कर रहे हैं, आपने किसको निर्वाचित करके किसको चुन करके भेजे, देखिए आपके जो है क्या कहते हैं ये जो आपने इसको अधिकार दिए हैं जो वो उसका ये मिसयूज कर रहे हैं। वहां भी यही बात हुआ, जैसे ही चूंकि हमने पहले जान चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरह से महारानी के चार्टर्ड से, तो कह सकते हैं कि वहां के सरकार के अनुमति से ही चल रही थी। और इसके अंदर जो शेयर होल्डर थे, जो शेयर धारक थे, उसको जो है सरकार की संरक्षण प्राप्त थी, क्योंकि सरकार ने इसको एकाधिकार दे रखे थे। और फिर हो सकता है कि ये जो है सरकार के लोग भी होंगे या सरकार में जो लोग होंगे उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके जो अपने रिलेटिव भी होंगे। तो विपक्ष को तो ऑब्वियसली ये चीजें जब वो देखे कि ब्रिटेन में भी और उनके अधिकारी और उनके कर्मचारी को फिर भारत में भी अपार धन दौलत की देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में विपक्ष ने ये आरोप इन पे लगाने लगा और ये संसद के अंदर ये जो है क्या कहते हैं अपनी आवाजें उठाने लगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार नहीं कर रही बल्कि भारत के जनता की शोषण कर रही है, भारत की जनता की शोषण कर रही है, जनहित की बात ही नहीं कर रही है वहां पर, ये तो अपने हित की बात कर रहे हैं। चूंकि ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश है और वहां पर भी जो है लोगों का द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो लोगों के हित की बात तो वहां अपने लोगों के हित की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली उसके माइंडसेट तो उससे कोई तानाशाही या सैन्य तंत्र तो है नहीं।
जिस तरह से वहां के लोगों के प्रति उनके जहन में थोड़ा बहुत दया भाव है, ऑब्वियसली उनके जहन में तो यहाँ के लोगों के प्रति, क्योंकि ये देश भारत भी तो उसी के अंतर्गत आते तब तक नहीं आया जब तक, अभी तो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थे, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो जैसे विपक्ष ने ये शोरगुल शुरू किए, सरकार के कान खड़े हो गए और फिर जो है कि वहाँ के जनता में ये बातें हुई, वहाँ पे डिबेट होने लगे, वहाँ पे न्यूज़पेपर में चीजें छपने लगी और फिर कंपनी संसद जो है क्या कहते हैं ब्रिटेन की संसद ने वो अपना जो है सोए हुए जो हम ये कह सकते हैं अपनी जो है आंख खोले और कंपनी को अब रेगुलेट करने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले कंपनी को जो है क्या कहते हैं नियंत्रित करने की कोशिश करने, कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। और फिर तब 1773 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कि नियमन अधिनियम 1773। यहाँ पर रेगुलेट करना यानी कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, किनको? कंपनी के अधिकारी को, कंपनी को। फिर यहाँ से जो है थोड़े थोड़े चीज जो है हमारे संविधान के लिए हमें मिलना शुरू हुआ। इस एक्ट में क्या किया गया? सबसे पहला काम तो ये किया गया कि अभी तक जो कंपनी है वो 3 जगह, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ऑब्वियसली इन दोनों का नाम बदल गया है, ये भी जो उसी के अंदर आता है, लेकिन अब ये एक राज्य हो गया। बंगाल, मद्रास जिसको हम वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, बम्बई जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं, ये 3 जगह अपने पूरे भारतीय जिसके अंदर कंपनी, जहां तक कंपनी अपना फैला रखे थे, ये 3 क्षेत्रों में बांट रखे थे पूरे भारत को। और उनका जो हेड होता था वो मद्रास के जो एरिया में जो क्षेत्र आता था वो उनका जो है देख रेख मद्रास के तरफ से होता था, फिर बम्बई के तरफ से होता था, फिर बंगाल करते थे। यहाँ पर तीनों के जो हेड होता था वो गवर्नर जो हेड होते थे वो गवर्नर होते थे और तीनों जगह अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया जाता था। फिर इस जो 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट आया, इन्होंने क्या किया कि ये तीनों को, अभी आप देख रहे हैं कि अलग अलग, एक दूसरे को मतलब नहीं था, इन तीनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। ये अपना रिपोर्ट डायरेक्ट वहाँ कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको भेजते थे, ये अपना रिपोर्ट वहाँ भेजते थे, ये अपना रिपोर्ट भी वहाँ भेजते थे। सॉरी, इधर लाइन देने से बेटर है कि इधर लाइन दे दो। ये अपना भेजते थे, इधर ये अपना भेजते थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन 1773 के अंतर्गत जैसे क्या कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 आया, तो सबसे पहला काम क्या किया कि बंगाल को, और फिर इसके अंदर बंगाल को हेड बना दिया गया, मुख्य जो केंद्र बना गया, मुख्य केंद्र, और इनके अंतर्गत मद्रास और फिर उसके बाद जो है बम्बई इनके अंतर्गत, इनके अधीन कर दिया गया। और इनके गवर्नर थे, यहाँ के जो मुख्य कार्यकारी थे वो गवर्नर थे, और इन गवर्नर को, यहाँ के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर, इंग्लिश में लिख दूं गवर्नर जनरल, नाम बदल के नाम रख दिया गया। और ये गवर्नर अब इनको रिपोर्ट करेंगे और फिर यहाँ से ये रिपोर्ट करेंगे कहाँ? आगे की तरफ। तो यहाँ पर केंद्र सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया,
कहाँ, बम्बई को। आज हम एक तरह से कह सकते हैं कि उस तरह से नहीं कि आज जिस तरह से हमारा एक केंद्र सरकार है और राज्य में सरकार है, आज वर्तमान की स्थिति में देखें तो हम संघात्मक रूप को अपनाए हुए हैं कि केंद्र राज्य को भी कुछ अधिकार है चीजों पे कानून बनाना, केंद्र को भी अधिकार है। केंद्र वैसे अगर आप हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि केंद्र जो संघात्मक होते हुए हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है केंद्र और राज्य संघात्मक होते हुए मीन्स क्या, राज्य को भी अधिकार है और राज्य भी अपने अधिकार के अंतर्गत अपने अधिकार के अनुसार कानून बनाते हैं अपने क्षेत्र के लिए, और केंद्र तो बनाते ही है। तो संघात्मक होते हुए एकात्मकता की तरफ है, केंद्र की तरफ झुका हुआ, यानी केंद्र को ज्यादा शक्ति, सब चीज के बारे में यहाँ भी हम देख रहे हैं। राज्य को तो ये अधिकार दिया हुआ है कि मद्रास और बम्बई को यह अधिकार दिया हुआ है कि आप यहाँ के गवर्नर जो वो आप इस क्षेत्र के बारे में डिसीजन लेंगे, लेकिन ये चीज इनके कहने पर, यानी कि मुख्य केंद्र हो गया बंगाल और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। तो उस तरह से तो नहीं कह सकते कि आज की जिस जिस जो स्थिति है ऐसा तो पूरी की पूरी नहीं, लेकिन एक बीज के रूप में हम कह सकते हैं कि आज जो हमारा जो प्रशासन का जो रूप है केंद्र और राज्य, वो रूप का बीज कहीं न कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पड़ गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें चलता रहा। उसके बाद हम बात करते हैं कि चीजें होता रहा ऐसे आगे बढ़ते गए और फिर एक समय आया तो हम कह सकते हैं कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये एक तो क्या क्या भारत के अंदर चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया। और फिर यहाँ से देखिए कि अब ये एक्ट पारित किसने किया, संसद ने पारित किया। तो कहीं न कहीं अब जो है संसद इस पे हस्तक्षेप करने लगे, यानी कि कंपनी को जवाबदेही बना दिया संसद के प्रति कि अगर कंपनी के अंदर या कंपनी में किसी तरह के जो है क्या कहते हैं कंपनी गड़बड़ कर रही है, जनता की शिकायत आ रही है, तो इस पे संसद में बहस होगी, संसद में बातें होगी। तो अब कंपनी जवाबदेही कंपनी के अंदर आने लगी, यहाँ से शुरुआत हो गई कंपनी के अंदर कि आप जवाबदेही दे संसद के अंदर। तो फिर आज की तरह हम नहीं कह सकते हैं कि आज जिस तरह से हमारे सरकार के अंदर जनता के प्रति उस तरह से उसका, लेकिन थोड़े थोड़े बीज हमें देखने को मिलने लगा। फिर ऐसे चलता रहा और फिर एक समय आया 1857। इस बीच में कई सारे एक्ट आए, कई सारे, वो सारे ज्यादातर एक्ट जो आए जो वो कंपनी को ही रेगुलेट करने के लिए आए, उस एक्ट से हमारे क्या कहते हैं संविधान में उस कोई किसी तरह के प्रावधान जो हमें देखने को मिलता उस तरह से नहीं है। हाँ, संसद लाए बहुत सारे एक्ट, अगर आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा और फिर हम अपने टॉपिक से भटक जा सकते हैं। तो एक समय आया 1857 और ये 1857 हम लोग अक्सर इसके बारे में पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं, झांसी की रानी के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी। ये 1857 के विद्रोह जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं, इसके अंतर्गत 1857 के विद्रोह में भी वही बात हुई जो 1764 में हुई, यानी ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को जो है पराजित कर दिया। और फिर एक अगले साल एक एक्ट लाया, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858।
इस अधिनियम में हमारे संविधान के लिए कुछ कुछ चीज़ें हमको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम कई एक्ट पे जो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो क्रमिक रूप से जो ब्रिटिश के द्वारा समय समय पर चीजें जब एक्ट अधिनियम कह सकते हो, रूल रेगुलेशन जब आया, तो उन रूल रेगुलेशन के थ्रू जो हमारे कुछ न कुछ हमारे संविधान के लिए जो प्रावधान थे वो मिलता गया। या आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अब जैसे कि शासन की बात करने लगा कि गवर्नमेंट जो भारत शासन अधिनियम जैसे जैसे आया, अब ये जो है एक कंपनी उस तरह से न बन करके, अब यहाँ से मैं इनके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा कि अब यहाँ से कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा, और यहाँ से हो गया कि इसका जो मुख्य कार्यकारी रहा, मुख्य जो है जो प्रशासक रहा वो संसद हो गया। कौन सा? जो है ब्रिटेन की संसद। तो चीजें जब जरूरत पड़ा भारत में, यहाँ के लोगों का जो है, यहाँ के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग सक्रिय रूप थे, उनके आंदोलन से, उनके मांग से, और फिर देखे कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और कांग्रेस फिर एक सिस्टमिक वेग से अपने जो है स्वतंत्रता की मांग करने लगे, जगह जगह पे सभाएं की, जगह जगह पे वहाँ पर एक तरीका से जो है वो चीजें मांगने लगे। ब्रिटिश जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिश से अपना अधिकार की बात करने लगे। तो जैसे ही कोई एक्ट आता था और भारतीयों के अगर लगता था कि इसमें हमारे लिए जो है कुछ ज्यादा ही कड़ा किया गया, हमारे प्रति ज्यादा हार्ड रूप अपनाया गया, भारतीयों के हित की बातें कम किया गया, तो फिर यहाँ के लोग जो है अगर उसको जो है उस चीज के अगेंस्ट विद्रोह करते थे, तो फिर उसको संशोधन करके फिर एक्ट लाया जाता था, और ये सिलसिला चलता रहा, क्रमिक रूप से चलता रहा। फिर आप देखेंगे धीरे 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 जो है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 आया, 1919 आया, भारत शासन अधिनियम 1919 आया, 1935 आया, और फिर 1947 आया, और फिर हमारे देश आजाद। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे संविधान के लिए क्या कहते चीजें मिलना जो है उस तरह से वाइड रूप में, व्यापक रूप में मिलना शुरू हुआ, और फिर हमको जो है हमारे संविधान सभा उसमें उसका जो है क्या कहते हैं एक व्यू लेकर के, और फिर अपने हिसाब से उसको संशोधित कर करके अपने क्या कहते हैं संविधान में उसको जोड़ते गए। तो हम जो है क्या कहते हैं आज जो बातें की है, अगर हम इनके बारे में बात करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा उबन सा हो जाएगा। तो आज के वीडियो, आज की जो लेक्चर है, आज की जो चर्चा है यहीं तक रहने देते हैं, और फिर मैं आपको हमेशा के लिए कहते हैं कि अगर आपको हमसे थोड़ा बहुत भी मदद मिल रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करें, बताएं हमको, उसके बाद जो है लाइक भी कर दें और शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए, जितना हो सके अधिक अधिक लोगों तक पहुंचाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगली चर्चा में। धन्यवाद।